इन दोस्तों, ये तीसरा लेक्चर है मेरा नए कानून के ऊपर में। ये मैं ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कानून से ज़्यादा फोकस मैंने रखा है कि पुलिस ऑफिसर के मन में जो दुविधा है वो दूर करूँ और पुलिस ऑफिसर को मौके पे क्या कार्रवाई करनी है, कैसे उनके मन के अंदर में उठ रहे सवालों का जवाब देना है, ताकि जो है वो मौके पे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन उनको ना रहे। तो पहला जो लेक्चर था दोस्तों, वो मैंने डाला था कि पुलिस ऑफिसर को जो प्रोटेक्शन है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन, उसके बारे में डाला था जो नए कानून में। दूसरा लेक्चर मैंने मौके के ऊपर में जा करके सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे करनी है, और उसके प्रोविजंस क्या है, ये सब इस पे डाला था और उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो कानून में सबसे बड़ा बदलाव है वो वही है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा फोकस कानून का है, वो आज का लेक्चर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में ये बात करता है। तो इसके बारे में आपको मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनें, क्योंकि आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने किस तरीके से सीज करना है, सीज करते समय क्या प्रिकॉशंस रखनी है, हैश वैल्यू की जो बात हो रही है वह वो किस समय रिक्वायर्ड होगा, और उसको हैश वैल्यू के सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारे CRPC का रिप्लेस करने जा रही है, उसके चैप्टर 1 में सेक्शन 2I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जिक्र है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मीन्स, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, अंडर ब्रैकेट है, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम ए पर्सन टू डिवाइस और फ्रॉम ए डिवाइस टू पर्सन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक device including telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or audio video player or camera or any other electronic device or electronic forms as may be specified by notification by the central government। यानी कि सारी चीज़ों को जो भी आप समझते हैं डिजिटल एविडेंस है, जैसे CCTV हुआ, मोबाइल के अंदर में किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आई है उसका हो गया, कंप्यूटर का हो गया, या और भी किसी भी प्रकार का है कम्युनिकेशन जो आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक है, वो सारे इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर में कवर कर दिया है। तो अब बात हम करते हैं दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम बोलेंगे, उसको हम सीज करेंगे। तो उसके लिए पहले एक बार सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है सेक्शन 61 के में ये चीज़ें कैटेगराइज करी गई है। इट प्रोवाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड हैविंग द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जितने भी है, इसको डॉक्यूमेंट मान लिया गया है और डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही इसको कोर्ट के अंदर में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब बात आती है कि भाई जब ये
हम सीज करते हैं तो पहले 65B की सर्टिफिकेट हुआ करती थी, अब 65B एविडेंस एक्ट की जगह पे 63 अंडर ब्रैकेट 4 की सर्टिफिकेट होगी। 2 सर्टिफिकेट का जिक्र किया है इसमें। पहला सर्टिफिकेट जो कि जिससे हम सीज करेंगे उससे लेंगे, जिसमें कि वो मोटा मोटी बातें होती है कि छेड़छाड़ नहीं किया है मैंने, इससे जो भी आपको दिया है, जो मेरे पास था एज इट इज़ आपको दिया है। तो इसके लिए एविडेंस एक्ट के बदले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसके अंदर में फॉर्मेट दिया है। अगर आप देखेंगे तो पीछे शेड्यूल में दिया हुआ है सेक्शन 63(4) अंडर ब्रैकेट C सर्टिफिकेट पार्ट A एंड पार्ट B करके सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है ये जो भरनी है वो ये है कि जो पहले तो आदमी कहा जाएगा कि जिससे आप ले रहे हैं, सीज कर रहे हैं, उसके बाद क्या डिवाइस है, उसका मेक क्या है वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है कि आई स्टेट दैट द हैश वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड इज, खाली स्थान वहाँ पे हैश वैल्यू आपको डालनी है, ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग एलोग्राम। अब एलोग्राम 3 तरीके के एलोग्राम का जिक्र है कि हमने हैश वैल्यू इसकी निकाली है, तो जिस एलोग्राम के थ्रू आपने निकाली है अगर चेक करना होगा तो उसी एलोग्राम के थ्रू वो चेक किया जाएगा। एलोग्राम से मतलब है कि एक हैश वैल्यू निकालने का एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को जिस 2-3 सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप निकालेंगे हैश वैल्यू डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, उसी तरीके का एक डिजिट आएगा। उस डिजिट को जब आप उस डिवाइस को उस हैश वैल्यू निकालने वाले सिस्टम के अंदर में लगा करके देखेंगे तो हैश वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर में टेक्निकल जो भी सपोर्ट होगी वो शुरुआती दौर में पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पुलिस ऑफिसर इसके लिए मन के अंदर में कोई दुविधा ना रखें कि भाई ये हैश वैल्यू कैसे निकलेगा, और इस बात को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सर्टिफिकेट जो 65B वाली थी, उस 65B वाली सर्टिफिकेट की जगह पे अब आ गया 63 अंडर ब्रैकेट 4 अंडर ब्रैकेट C भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पार्ट A है। पार्ट B में जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपर्ट का है, यानी कि जब ये आप भेजेंगे सीज करके एफएसएल जाएगी तो एफएसएल वाला एग्जामिन करने के बाद अपना सारा कुछ भेजेगा आपको रिपोर्ट, तो वो अपना एक सर्टिफिकेट देगा, वो पार्ट B में है। उसी प्रकार से उसमें वो डिटेल भरेगा। ये तो बात हो गई कानून की कि भाई कहाँ पे है कानून में, किस धारा के अंदर में डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करी गई है और किस तरीके से है। अब बात आती है कि भाई इसको डिजिटल रिकॉर्ड को चार्जशीट का पार्ट बनाएंगे। तो चार्जशीट यानी फाइनल रिपोर्ट का जो जिक्र था पहले आप नोट करें, पहले था 173 CRPC के अंदर में, 173 CRPC के बदले अब आ गया है 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 193 BNSS। तो 193 BNSS में पॉइंट नंबर 3 यानी देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 में नीचे जाके आई ख़त्म होने के बाद, यानी कि लिस्ट को क्या क्या चीज़ें लगानी है आपको फाइनल रिपोर्ट में, उसके बाद आई ख़त्म होने के बाद पॉइंट 1 आता है। पॉइंट 1 में लिखा गया है कि द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं इसकी बात अभी तुरंत करूंगा आपसे, लेकिन उसके बाद पॉइंट नंबर 2 का जिक्र कर दूं ताकि जो है आपको लगे कि 193 में ये बात मैंडेटरीली लिखी गई है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की जानकारी 90 दिन के अंदर या 3 महीने के भीतर कंप्लेनेंट को देंगे, कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट है उसको देंगे। ये मैंडेटरी प्रोविजन डाला है, तो ये अलग से आप नोट कर लेंगे। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपको उससे हटके है ये, चूँकि 193 का पार्ट है लिहाजा आपको बता रहा हूँ ये मैंडेटरी प्रोविजन है। यानी अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कानून का वायलेशन होगा, कानून का वायलेशन होगा तो जो भी आपके खिलाफ बनता है एक्शन कानून में वो आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो अब आते हैं दोबारा से 193 का 3 क्लॉज में आई के बाद पॉइंट नंबर 1 द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि अब आप जब कोई भी मौके पे सीज करते हैं सीजर मेमो के थ्रू,
कोई पेन ड्राइव सीज करते हैं, DVR सीज करते हैं, या फिर आप किसी और प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड सीज करते हैं, जिसको आप रिलाई करने वाले हैं, चार्जशीट में लगाने वाले हैं, तो आप सीजर मेमो जो बनाएंगे उसके साथ साथ एक रनिंग डॉक्यूमेंट बनेगा। यानी कि रनिंग का मतलब हुआ कि वो आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि आज का डेट, फिर अगला डेट भी उसमें लिखेंगे, फिर तीसरा डेट भी उसमें लिखेंगे। जब वो मूवमेंट जैसे जैसे होगी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस है उसकी जैसे जैसे मूवमेंट होगी, उसको आप उस सीक्वेंस ऑफ कस्टडी मेमो या चेन ऑफ कस्टडी मेमो जो आप बनाएंगे उसमें लिखेंगे। तो आपने समझने वाली बात क्या हो गई? पहली बात तो ये हो गई कि आपने सीजर मेमो बनाना है। सीजर मेमो जब आप बनाएंगे उसके साथ साथ सीक्वेंस ऑफ कस्टडी मेमो भी तैयार करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ कस्टडी मेमो में पहला दिन मान लिया आपने सीज किया कोई DVR, तो DVR आज दिनांक इतना तारीख को फलाना आदमी से रमेश कुमार, सपोज करें रमेश कुमार से एक DVR सीज किया गया है। वो रमेश कुमार और जिसके लिए 63 की सर्टिफिकेट ली गई है, साथ साथ सीजर मेमो तैयार किया गया है। ये वहाँ पे फिर बाद में नीचे जिनसे ले रहे हैं उनका सिग्नेचर, आप विटनेस का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ये तो हो गया, वहाँ से मूव हो गई, यानी कि जहाँ जिस प्लेस से आपने सीज किया वो मूव होके आपके कस्टडी में आ गई। अब आप उसको मालखाने में लेके जाएंगे। जब मालखाने में लेके जाएंगे तो फिर लिखेंगे कि आज दिनांक सेम, पता है सेम ही डे जमा करेंगे, तो आज दिनांक इतना तारीख को इतना बजे दिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमने सीजर मेमो के थ्रू सीज करी थी, वो हमने सीजर मेमो की कॉपी के साथ और मालखाना मोरर को हैंड ओवर किया है। वहाँ पे मालखाना मोरर का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, फिर आपका सिपाही जो आपका विटनेस है उसका सिग्नेचर देगा। ये उसी चेन और सीक्वेंस ऑफ कस्टडी मेमो में चलता रहेगा। फिर आप 10 दिन बाद FSL भेजते हैं, तो FSL जब भेजते हैं तो फिर वहाँ पे डेट लिखेंगे 10 दिन बाद का, यानी कि भाई आज 15 तारीख है, 15/4/2024 मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि आज दिनांक इतना तारीख को ये रोड सर्टिफिकेट के थ्रू और FSL फॉर्म भर करके कांस्टेबल फलाना को ऑथराइज किया गया है, मालखाना से लेकर के कांस्टेबल फलाना को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी गई है, जिसको कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि FSL में जाके जमा कराए। तो ये वाली बात लिख करके फिर आपका मालखाना मोरर का सिग्नेचर, सिपाही का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर तीनों का हो जाएगा। फिर वो मालखाना उसी दिन जमा करा के जब आएगा तो पावती लेके आएगा। FSL वाला तो साइन करेगा नहीं आपके उस चेन ऑफ कस्टडी में पे, तो जो पावती FSL का देगा वो आप उसमें अटैच कर देंगे और साथ में लिखेंगे कि आज दिनांक इतना को FSL में जमा करा दिया गया, आपके और सिपाही के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये आपका चेन ऑफ कस्टडी मेमो वहाँ तक FSL जाने तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो आप सप्लीमेंट्री में फाइल करते हैं, तो सप्लीमेंट्री में जो आप फाइल करते हैं उसके लिए आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो FSL से आएगा रिपोर्ट, तो आप सप्लीमेंट्री में फाइल कर देंगे तो वो मेंटेन्ड है आपकी चेन ऑफ कस्टडी में। ये बात क्यों करी गई है दोस्तों? द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी की बात करी गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की और डिजिटल रिकॉर्ड की, इसलिए करी गई है कि जो इसमें हैश वैल्यू आप जब लेंगे सीज करेंगे तो निकलेगी। इन केस हैश वैल्यू किसी भी टाइम ऑफ पीरियड पे वो चेंज हो जाती है तो FSL से या एक्सपर्ट के द्वारा ये पता चल जाएगा कि हैश वैल्यू कब चेंज करी गई। तो जब चेंज करी गई तो जिसकी कस्टडी में था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाएगी। तो सिंपल सा इसका फंडा यही है कि भाई हैश वैल्यू इसमें है, लिहाजा चेन ऑफ सीक्वेंस मेमो बनाना है और इसको प्रॉपरली मेंशन किया गया है। जो आपका 193 यानी 173 का रिप्लेसमेंट जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, लिहाजा इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें, ये आपको बनाना ही बनाना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो अब तो यहाँ तक बात हो गई कि आपने वो करना है। अब आती है बात कि क्या सावधानी हम बरतें जब हम डिजिटल कोई एविडेंस अपने पास कब्जे में ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मान लिया जाए कि कहीं कोई क्राइम हुआ है, आपका CCTV का फुटेज लेना है, तो आप जब CCTV फुटेज किसी प्राइवेट पर्सन से लेते हैं तो आप प्राइमरी एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि DVR प्राइमरी एविडेंस है उसका। सेकेंडरी एविडेंस क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव में अगर कॉपी कर लेते हैं तो फिर आपको
सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। तो लेकिन कोशिश करनी है कि आप प्राइमरी एविडेंस लें, बाद को डीवीआर उनको बालखाने से ये अपना एचएजी से लेकर के उनको सप्लाई करें और वो डीवीआर आप सीज करें। तो जब आप डीवीआर सीज करते हैं उसके पहले आपने क्या करना है कि आपने 2 पेन ड्राइव अपने साथ लेके जाना है। उन 2 पेन ड्राइव में पहले आप सीज करने से पहले जो पार्टिकुलर आपका सीसीटीवी फुटेज जिस पे आप रिलाई करना चाहते हैं उसकी कॉपी कर लें। वो आपने कॉपी करके अलग रख लिया। अब आप सीजर मेमो तैयार करेंगे, आप डीवीआर का सीजर मेमो तैयार करेंगे और साथ साथ आप चेन ऑफ सीक्वेंस मेमो जो है आपका चेन ऑफ कस्टडी मेमो तैयार करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यानी डीवीआर का। और साथ साथ आप उससे 65B वाली जो सर्टिफिकेट जो 63-4 की आ गई 63-4 की सर्टिफिकेट लेंगे। जब 63-4 की सर्टिफिकेट अंतिम में भरेंगे तो आपने उस समय हैश वैल्यू उसकी अपने डिवाइस जो आपका दिया होगा उससे जनरेट करना है और वो हैश वैल्यू लिख देना है। अब आपने हैश वैल्यू लिख के उसको अगर आपने सीज कर दिया तो अब उसको साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो अब एफएसएल ही जाएगा, एफएसएल वाला उसका इमेजिंग करेगा, इमेजिंग करके अपना जो करना है करेगा। यानी आपको जो काम अब करना है वो आपने जो पेन ड्राइव में पहले कॉपी करी है उसमें करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि उसमें छेड़छाड़ हो। अब मान लिया जाए, सपोज करें कि किसी ऑफिसर ने जल्दीबाजी में सिर्फ डीवीआर सीज कर लिया और वो हैश वैल्यू भी निकाल के मालखाना में जमा कर दिया। अब उसको समझ में आया कि यार मैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करूँगा। तो उस कंडीशन में उसको एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास जो कंसर्न एमएम है या कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं उनके पास मूव करनी होगी, उनसे परमिशन लेना होगा। फिर थाने में आके उस परमिशन के बाद उसको मालखाने से लेके डीसील करके दोबारा से उसकी 2 कॉपियाँ कर लें। तो 2 कॉपियाँ करने के बाद उसको आप प्रॉपरली फिर से सीज करें और फिर से उसकी हैश वैल्यू निकाल करके आपने सिपाही मालखाने वाले के सामने और फिर से वो 65B की सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पे फिर दोबारा 65B की सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगी क्योंकि वो मालखाने वाले के पास था। लिहाजा 65B की सर्टिफिकेट जो है मालखाना वाला देगा और मालखाने वाले कहेगा कि मैंने अपने कस्टडी से दिया है जी, और वो एक बार दोबारा से 65B की सर्टिफिकेट मालखाने वाले का उसमें लगेगा और लग के उसमें फिर दोबारा से जमा हो जाएगा। फिर कोर्ट में रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हमने इसमें पेन ड्राइव में कॉपी कर ली है जिस इन्वेस्टिगेशन पर्पज से दोबारा इसको सीज कर लिया गया है जिसकी कि हैश वैल्यू ये निकल के आई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई कि कैसे सीज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एफएसएल जब भेजेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है। जब एफएसएल भेजेंगे तो आप जो एप्लीकेशन भर रहे हैं एफएसएल को कहें कि मुझे एटलीस्ट 2 पेन ड्राइव के अंदर में या 2 डीवीडी के अंदर में रिपोर्ट दें। एक आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज जमा हो जाएगा कोर्ट के अंदर में, और दूसरा जो होगा उस पर आप ओपन करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप एक्यूज्ड को भी तो सप्लाई करना है आपको, तो कर सकते हैं। इन केस एफएसएल से एक ही आया तो दोबारा से एप्लीकेशन दे करके ले सकते हैं, या फिर कोर्ट से परमिशन लेकर के आप उसको ओपन कर सकते हैं कि भाई मुझे परमिशन दिया जाए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन करके दोबारा से इसको सील करूँगा। लेकिन करेक्ट मेथड ये हुआ कि एफएसएल से ही पहले आप रिक्वेस्ट करें कि 2 कॉपी दिया जाए। तो ये प्रॉपर आपको जानकारी दी जा रही है। आप कोई कन्फ्यूजन ना रखें। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आज की डेट में एज ए डॉक्यूमेंट रीड किया जाएगा और इसकी एविडेंस अगर 65B वगैरह की सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से आपने कंप्लीट किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया एविडेंस बन के आएगा और आपको हैंडलिंग में भी बड़ी आसानी होगी अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया तो। ये आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। अगला फिर भी आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा जल्दी ही, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाला है। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ साथ किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871009070। फिर से रिपीट कराओ दोस्तों, 9871009070। मुझे आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं आपकी दुविधा को दूर करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।